है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर गोरखपुर से ताल्लुक रखने वाली ममता श्रीवास्तव को जमाना उनके फन और टैलेंट की वजह से जानता है। हालांकि बचपन में ही अपने वालिदैन के साथ गाजियाबाद आ गईं। कोई इंसान इतने सारे गुणों से कैसे लबरेज हो सकता है? बेहतरीन डांसर, उम्दा गायिका, साथ में शायरा भी। लता मंगेशकर को अपना आइडियल मानने वाली ममता ने 2.5 साल की उम्र से ही डांस और गायकी सीखनी शुरू कर दी थी। 2.5 साल की उम्र में शुरू किए गए अपने काम ने ममता को वक्त से पहले ही सियाना कर दिया। वालिदैन के टीचर होने का हमेशा ममता को फायदा मिलता रहा और पढ़ाई के साथ साथ अपने टैलेंट का मुजाहरा करती रहीं। ममता की जहानत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो जब 9 साल की हुई तो अपनी उम्र के बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। ममता न जाने कितने टीवी शोज और प्रोग्राम में एक फनकार की हैसियत से शरीक हो चुकी हैं। साथ ही अपने नाम सैकड़ों अवार्ड्स और इनामात जीत चुकी हैं। इतने सारे अवार्ड्स इसी बात की जमानत हैं। तो आइए जानते हैं ममता श्रीवास्तव की कहानी उन्हीं की ज़बानी। आदाब नाजरीन, मैं हूँ रेशमी ज़िया। आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ हमारे प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। जैसा कि आप जानते हैं नाजरीन कि हर हफ्ते हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने हुनर से अपनी एक मिसाल बनाई समाज में। और आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने हुनर के बदौलत अपनी एक मिसाल बनाई। आपने 2.5 साल की उम्र में ही संगीत को सीखना शुरू किया और 9 साल की उम्र से सिखाना भी शुरू किया। आप एक सक्सेसफुल सिंगर और टीचर हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ममता श्रीवास्तव से। ममता जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। सभी दर्शकों को ममता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। ममता जी, आपने 2.5 साल की उम्र में संगीत सीखना शुरू किया। जिस उम्र में बच्चे अपनी मम्मी पापा की उंगलियां पकड़ के चलना सीखते हैं, उस वक्त आप सुर, लय, ताल सीख रही थी और 9 साल के होते ही आपने सिखाना भी शुरू कर दिया जी। तो कैसे, ये मेरे समझ से तो बाहर है। सबसे पहले ये कहूँगी कि एक तो संगीत जो होता है वो जन्म से होता है। तो मुझे भी शायद ये ईश्वर की बहुत बड़ी उपलब्धि मिली कि जो मुझे मेरे ब्लड में थी, मेरे जन्म से ही मुझे मिली। और मुझे खुद को भी नहीं पता था। मुझे फर्स्ट टाइम जब मेरी मदर एक फ़ोटोग्राफ के लिए एक स्टूडियो में लेकर गई तो मैंने खुद ही पोज बना लिया था। तो स्टूडियो वाला भी हंसा। तो ये कुछ पैदाइशी कुछ कीड़े होते हैं वो थे मुझ में, जिसमें कि मेरे मम्मी और पापा दोनों ही के अंदर एक गुण था कि फादर मेरे बहुत अच्छा गाते थे, मदर मेरी बहुत अच्छा डांस करती थी और वो सब परिवार में मेरी आँख खुलते ही मैंने देखा। और उसके बाद बस यूँ कहूँ कि वो आता ही चला गया। कब आया मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़बरदस्त मेरे अंदर पैशन, एक जुनून की तरह वो पनपा। और उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया। तो 2.5 ईयर, जैसे 2.5 साल की उम्र में मैंने हारमोनियम पे मेरे पापा के ज़रिए एक उंगलियां रख दी थी। अच्छा। और बस ये कहिए कि इसके बाद से सफ़र जारी है और जारी होता चला गया। अच्छा, आपने कभी ये सोचा था कि आपका ये पैशन प्रोफेशन बन जाएगा? हाँ, ऑफ कोर्स मुझे शुरू से ही था कि मुझे संगीत के क्षेत्र में कुछ करना है और मुझे बस कुछ अलग करना है। तो और उसमें भी मुझे एक चीज़ ये थी कि मुझे दूसरों को ज़्यादा देना है।
तो क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि जो भी कलाकार होते हैं वो गाते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक मम्मी पापा से एक टीचर का भी वो हम लोग के परिवार में रहा कि वो दोनों बहुत अच्छे अध्यापक भी थे, बच्चों को पढ़ाते हुए हमने देखा। तो वो चीज़ें मुझे भी कहीं ना कहीं मिली कि ये गुण मेरे गुरुजी से मिला, मम्मी पापा से मिला। तो 3 लोगों को मेरे जीवन में बहुत श्रेय जाता है, मेरे माता पिता और मेरे गुरुजी। और मेरे गुरुजी हैं पंडित हरिदास शर्मा जी, जिनके माध्यम से मैंने संगीत की डिग्रियां ली, संगीत की शिक्षा ली पूरी विधिवत। और इस तरह से मैंने जैसे आपने बोला कि 9 साल की उम्र में, तो मैं गुरुजी अक्सर क्या करते थे कि उस समय दौर तो था नहीं ब्लूटूथ का या मोबाइल्स का, तो वो हारमोनियम लेकर स्कूल्स में जाते थे और मैं उनकी उंगली पकड़ के उनके पीछे पीछे चलती थी। तो वो अक्सर बोलते थे कि मैं गाना सिखाऊंगा और तुम थोड़ा सा डांस सिखा दो। तो बस ऐसे ही करते करते मैं टीचर भी बनती चली गई और मैंने फिर डीपीएस, डीएवी, बागपत, खेकड़ा, पिलक हुए अनगिनत स्कूल में एज ए टीचर वर्क किया। क्या बात है जी। अच्छा, आपने तो वैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया है और आपको बहुत से अवार्ड से भी नवाजा गया है, लेकिन बूगी वूगी जो एक फेमस डांस शो था उसमें आना कैसे हुआ आपका? मैं दिल्ली ही थी और मैंने कभी, सच बताऊं तो मैंने भी नहीं सोचा था इतनी दूर तक। मैं एल्बम करती रही, एज ए सिंगर मैंने काम किया और एज ए डांसर मेरा कथक फील्ड से रहा और उसमें मैं नेचुरली सिखा रही थी। लेकिन क्या था कि अचानक से मुझे बॉम्बे से एक जानकार थे, उन्होंने वहाँ से कॉल किया कि एक ऑडिशन हो रहा है आपके दिल्ली में और आप वहाँ जरूर जाएं। तो बस मैं ऑडिशन की लाइन में लगी थी और लगभग 27 लाख फीमेल थी उस समय। उस दिन मैं भूल नहीं सकती उस दिन को कि उस लाइन में लगना। और लेकिन शायद मेरा लक था, भाग्य था कि उस लाइन में लगने के बाद जब मैं वहाँ पहुँची तो जो वहाँ कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने मुझे बिल्कुल लास्ट में खड़े होने के बाद भी पहले नंबर पे बुला लिया और मैं जल्दी से वहाँ खड़ी हुई और उन्होंने जब ऐसे ही कैमरा ऑन किया और मैंने झट से डांस करना शुरू किया। बट वो देख के मैं भूल गई, जैसे एक होता है कि भाई ऑडिशन दिया देन उसके बाद गो। और विद इन 1 वीक, हफ्ते भर में मुझे एक कॉल आता है रात के 12 बजे कि आप जल्दी से बॉम्बे की ट्रेन पकड़ें और सोनी चैनल आपका इंतज़ार कर रहा है। और इस तरह से बस मैं वहाँ पहुँच गई और उसके बाद वहाँ मुझे जावेद जी से एक स्टैंडिंग सैल्यूट मिला। तो वो मेरे लिए पूरी लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मैं अभी यही पूछने वाली थी कि अभी मतलब आप इस मुकाम पर हैं अपने हुनर के बदौलत, आपने इतनी शोहरत हासिल की। अगर मैं आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट की बात करूं तो वो क्या था? टर्निंग पॉइंट मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने शादी के पहले जो भी मेरी लाइफ थी वो मतलब मैं सिखा रही थी, लेकिन मुझे कभी सोचा नहीं था कि मैं मतलब एल्बम सिंगर बन जाऊंगी या। और इस बीच में इस सफ़र में मैं गाज़ियाबाद से दिल्ली आई क्योंकि मेरा जन्म जो स्थान है वो गाज़ियाबाद था। जहाँ मैंने सीखा, सिखाया और बड़ी हुई और बहुत सारे शोज़ किए, बहुत सारे वहाँ छोटे छोटे अवार्ड से बड़े अवार्ड लिए। बट धीरे धीरे जब मेरी शादी हुई तो मेरे जो हस्बैंड हैं, अनूप कुमार सक्सेना नाम है उनका, तो उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन किया था कि मतलब आपके ड्रीम्स क्या हैं। तो इस चीज़ में मैं समझती हूँ कि मेरा भाग्य इस मामले में बहुत अच्छा था क्योंकि जनरली लोगों की स्टोरी शादी के बाद कहीं ना कहीं महिला की खत्म होनी शुरू हो जाती है, जो हम लोग देखते हैं। लेकिन ये मेरा सौभाग्य था कि हस्बैंड ने मुझे एक ही क्वेश्चन पूछा और मेरा एक ही जवाब था कि मैं बस, मुझे संगीत चाहिए, मुझे आप कुछ मत दीजिएगा, मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए, मुझे कुछ परिवार में नहीं चाहिए। मैं अगर एक गाड़ी भी मैं लूंगी तो मुझे अपने हाथ से चाहिए, वो मुझे डिपेंड नहीं होना है, लेकिन बस मुझे इतना साथ चाहिए कि आपकी तरफ से मुझे कोई रोके ना। और ये टचवुड कि आज भी वो मेरे साथ हैं और उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका। और मैं इस तरह से एक अच्छे पति के द्वारा कह लीजिए कि मेरी जो टर्निंग पॉइंट थी वो शादी के बाद स्टार्ट हुई। मतलब मैंने जितना हार्ड वर्क शादी के बाद किया वो शायद शादी से पहले भी नहीं था। हाँ, ये होता है कि मैरिज के बाद या जब एकदम से हम बिजी हो जाते हैं तो प्रोफेशन लाइफ को संभालना और अपनी पर्सनल लाइफ को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको इतने सपोर्टिव हस्बैंड मिले, इस वजह से आप मैनेज करना इजी हो गया कि सब सपोर्टिव थे? हाँ, ऑफ कोर्स। मैंने कहा कि जैसे मैंने देखा ना कि मेरे साथ भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। मैं इतना महिला शक्ति के लिए भी कार्यक्रम मैंने बहुत किए
और अभी भी कर ही रहे जी, जी। हैं। तो मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखती हूँ फीमेल्स की, कि अनगिनत कहानियां हैं उनकी, और उस वजह से कहीं ना कहीं जो समाज में आज की डेट में हो रहा है वो भी हम लोग देख ही रहे हैं। तो लेकिन इस मामले में मैं भाग्यशाली थी कि मेरी ये चीजें शादी के बाद डेवलप हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी कहीं भी नहीं रोका। और परिवार में अगर मैंने खाना बनाया तो उन्होंने साथ में खाना बनाया, मैंने जो भी काम किया मतलब बहुत सपोर्ट किया मुझे। और उसके बाद फिर मैं एक मदर भी बनी, तो मुझे एक छोटी सी बच्ची मिली। अब धीरे धीरे जब उसने भी ग्रो करना शुरू करा तो वो दोनों ही लोग मेरे लिए एक समझ ली कि एक राइट एक लेफ्ट का काम किया उन्होंने। यस, तो बहुत वो अच्छी बहुत बात। बड़ी चीज थी और बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। उसके लिए जितना बोलूं कम है। और मैं समझती हूँ कि अगर हर जनरली लोग कहते हैं कि पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, तो आज मैं तो यही कहूंगी कि मेरे जैसी महिला के पीछे इस पुरुष का हाथ है। अच्छा ममता जी, आपने म्यूजिक किया है, एमए म्यूजिक से किया हुआ है, और संगीत प्रभाकर आपने किया है वोकल म्यूजिक से, साथ ही कथक भी किया है। तो क्योंकि तीनों ही जो दोनों ही है सुर लय ताल है, बट होता होगा ना कभी कभी तालमेल बिठाने में कि आप जैसे गा रही हो और आपके पैर एकदम से थिरकने लग जाए, ऐसा कभी होता था? जी नहीं, मैंने आपसे बताया ना कि मैं जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो अक्सर वो गुड़ियों से खेलते हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ कि मेरे फादर थे और वो जनरली एक जनरल स्टोर पे छोटा सा एक सामान लेने गए और मैं उनके साथ गई। तो वहां पे एक बारात जा रही थी और जब मैं 2.5-3 साल की थी तो मैंने उनकी उंगली छोड़ी और मैं उस बारात में चली गई डांस करने। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो गाने बजाने का कीटाणु था, एक जो पैशन था, वो मेरे पैदाइशी था। और वही चीज इतनी जुनून में कब तब्दील हो गई मुझे भी नहीं पता चला। तो ये बचपन से ही था और मैं समझती हूँ कि म्यूजिक जन्म से ही मिलता है। और हमारे संगीत के ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि संगीत कभी एक जन्म का नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे भी बहुत सारे आज की तारीख में स्टूडेंट्स हैं कि हम सबको बराबर सिखाते हैं। टीचर एक ही होता है 55 बच्चों की क्लास में, लेकिन सभी फर्स्ट नहीं आते। लेसन एक ही होता है, चैप्टर एक ही होता है, टीचर एक ही होता है, बट कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, और तो कोई फेल भी हो जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब तक किसी भी क्षेत्र में आपका जुनून नहीं होगा, कामयाबी आपको शायद नहीं मिले। और अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बहुत सीखना है, बहुत सिखाना है। सिखाने से मुझे याद आया, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसमें विमेंस के ऊपर काफी अच्छा वर्क कर रही हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल आपके मन में कैसे आया कि हाँ इसे खोलना चाहिए, उसके बारे में? जी, ऐसा था कि मैं जब बॉम्बे बुगी बुगी गई तो मेरी मुलाकात अनुप जलोटा जी से हुई। और उनके एक संस्था थी सुर श्रृंगार, जिसमें मैंने 5 दिन साईं भजन गाए। और वहां पर मुझे उनसे एक इंट्रोडक्शन हुआ। तो उन्होंने बोला कि तुम जितना हार्डवर्क दूसरों के लिए कर रही हो, हमेशा उसको गवाना है, उसको डांस कराना है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी उस चीज को ध्यान दो। तो और वहां से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली। उनका नाम था सुर श्रृंगार, उस ग्रुप का नाम था सुर श्रृंगार, लेकिन वहीं से मैं एक नाम लेकर आई सुरझनकार। तो बस मुझे आते ही मैंने दिल्ली में फिर सुरझनकार एफिलेटेड कराया और कुछ कागजी कार्रवाइयों के बाद आज सुरझनकार भी मकाम पर है। और अनगिनत सितारे, अनगिनत स्टूडेंट्स उस संस्था के माध्यम से आगे बढ़े, जिसमें कि बहुत अच्छा लगता है कि उन बच्चों को हमने मंच दिया एज ए गुरु, आज सभी लोग जानते हैं। तो इस तरह से सुरझनकार मेरे मन में आया। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि मैं कुछ अलग करूं। तो मैंने एक रास्ता मुझे मिला दिव्यांग कलाकारों के लिए। और ये ड्रीम मेरा आज भी है और शायद तब तक रहेगा जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, कि मैं उन बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना चाहती हूँ जिन्हें कोई भी कहीं मंच नहीं देता, या मैं ये कहूँ कि मंच देते भी हैं तो कहीं ना कहीं शोषण का शिकार भी होना पड़ता है। ये मैंने देखा भी है और समझा इतने समय में कि आपके पास 20 इयर्स हैं, 25 इयर्स हैं कैरियर बनाने के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स को 14-15 साल से लेके और 22 साल तक उन्हें समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। अब उस बीच में लोग उन्हें बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाते हैं कि हम आपको सिंगर बना देंगे तो ऐसे करिए, आपको डांसर बना देंगे तो ऐसे करिए, पर उसमें कहीं ना कहीं वो उलझ जाते हैं। और जब तक समझ आती है तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। तो मुझे लगा कि इस विषय में दिव्यांग कलाकारों के लिए मैंने अप्रोच किया है और अभी भी बड़े बड़े मंत्रियों से और लोगों से मैंने चिट्ठियां दी हुई हैं कि आप इस तरह का एक स्कूल बनाएं जहाँ पे थिएटर, गाना, पढ़ाई, एजुकेशन
ये सब एक जगह एक छत के नीचे उन्हें मिले और उन्हें कहीं ना कहीं भटकना ना पड़े। वैसे आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आप बहुत टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं। आप अपने गानों के लिए खुद लिखती भी हैं जी। और शायद कम लोग ही ये जानते होंगे कि आप कहानियां भी लिखती हैं और शेर व शायरी का भी शौक रखती हैं। जी। तो ये कहाँ से आपको शौक पैदा हुआ कहानियां लिखने का और शेर व शायरी का? मैं कहूँ कि बस कभी कभी अकेले बैठे बैठे मुझे लगता था कि मैं थोड़ा सा कुछ बनाऊं, कुछ लिखूं। तो मैंने कुछ साईं भजन लिखने शुरू किए। अच्छा। और बहुत सारे साईं भजन गाए भी, बहुत टी सीरीज से, सोनोटेक कंपनी से और बहुत सारे अनगिनत चैनलों से गाया। आस्था पे, ईश्वर पे, आध्यात्मिक चैनल से रिलीज हुए। तो धीरे 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 शेर शायरी तो मैं समझती हूँ संगीत से है, तो कहीं ना कहीं वो अंदर होती ही है और उसी उसमें फिर धीरे धीरे वो चीज़ें गानों में तब्दील होती चली गई। अभी रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज होने जा रहा है मेरा, आप कहें तो 2 लाइन में गुनगुना देती हूँ। तुझे देखा जब से जाना दिल फकीर हो गया, तुझे देखा जब से जाना दिल फकीर हो गया। तो ये आप जल्दी ही सुनेंगे। ऐसी ही कुछ लाइनें हैं, जैसे मैंने लिखा, आंखों में जिसकी बेवफाई थी, रब्बा ये कैसी है जुदाई थी, तूने प्रीत लगा के छोड़ा, दिल मेरा कैसे तोड़ा, बेवफा बेवफा बेवफा। बहुत खूबसूरत। आपका रियाज दिखता है आपके गाने में। आप बहुत कोशिश की कुछ। एक कलाकार के लिए रियाज कितना ज़रूरी है और आपके घर का माहौल कैसा था जब आप छोटी थी? किस तरह से रियाज होता था? सुबह से ही शुरू हो जाता था कि कितने घंटे आप जी रियाज हाँ, करती ये थी? तो जरूरी है और ये सभी संगीत वाले करते हैं। जी। तो मैं भी कोई उसमें अनोखी नहीं थी। नेचुरल सी बात है कि बिना रियाज के। प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास के, बिना रियाज के तो कुछ भी संभव नहीं है। और हम तब भी विद्यार्थी थे, आज भी विद्यार्थी हैं और यही चीजें हैं कि जो आज भी सुबह मॉर्निंग में 2 घंटे कहीं ना कहीं इन चीजों पे हमें देना भी पड़ता है। और अब तो और जिम्मेदारी बढ़ती दिखाई देती है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, लोगों की उम्मीदें आपसे बढ़ती हैं, आपसे उनकी चीज की और बेटर और बेटर और कुछ अच्छा आप क्या कर सकते हैं। तो वही नृत्य में भी, गाने में भी, इन दोनों क्षेत्रों में मैंने हमेशा यही है कि रियाज तो, और मैं सभी विद्यार्थियों से भी बोलती हूँ कि आप अगर 2 चीजें हैं, आपका अगर गुरु का माध्यम बहुत अच्छा है, आपका अभ्यास बहुत अच्छा है, तो आपको कभी भी कोई नहीं रोक सकता। तो बस चलते रहिए, करते रहिए, रुके ना। कभी ये ना सोचे कि इससे क्या होगा, कभी उम्मीद ना करें उन चीजों से, नुकसान फायदे में ना पड़े। बस एक आप अपना कर्म करें तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। कर्म किए जब फल की चिंता नहीं। हाँ। तो मैं भी बस अपना कर्म करती हूँ। उससे मैंने ये नहीं सोचा कि जैसे अब 1-2 हजार गाने गाए हैं, तो लगा कि भाई, क्योंकि कब कहाँ किसको क्या पसंद आ जाए आज के ऑडियंस में भी नहीं आप जज कर सकते कि किसको क्या अच्छा लग जाए, उन लाइनों में से क्या किसको पसंद आ जाए। तो बस यही कोशिश है कि अच्छा किया जाए। ममता जी, आप बहुत लकी रही कि आपको बचपन से आपके पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। शादी के बाद बहुत चेंजेस आते हैं, क्योंकि जब मैरिज हो जाती है तो एक लड़की पूरी तरह से डिपेंड रहती है अपने हस्बैंड के डिसीजन पे। तो आपको कितना सपोर्ट मिला इस पे और किस तरह से आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया आपको आगे बढ़ने के लिए? जैसा कि हमने अभी बात की रेशमी जी की, हमारे जो जीवनचर्या है, माता पिता के बाद नारी के लिए, एक महिला के लिए सबसे बड़ी तब्दीली उसकी शादी से ही होती है। तो मैंने आपको बताया भी कि मेरे घर में, परिवार में माता पिता ने जो सपोर्ट किया, उसके बाद जब पति का साथ मिला तो नेचुरल सी बात थी कि उनके सामने मैंने एक ही बात रखी। और जैसा कि आपको बताया कि भाई शादी के बाद मुझे संगीत मुझसे ना छूटे, और इस परंपरा को उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। लेकिन मैंने वही बताया कि शायद जो भाग्य मेरा था, मुझे नहीं लगता कि सभी महिलाओं को ये चीज़ मिल पाती है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको फैमिली से सपोर्ट ना मिलने पर, या शादी के बाद परिवार का साथ ना मिलने पर वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और उसके बाद वहीं कहीं अड़चने और संघर्ष शुरू होता है।
तो संघर्ष है, कुछ बनने का संघर्ष मेरे साथ भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फेस करते हैं जब इस क्षेत्र में हम जाते हैं, तो बहुत देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर मैं परिवार की बात करूं तो परिवार से मुझे जो सहयोग मिला वो नो डाउट बहुत बड़ा सहयोग मिला। और मैं सभी से बोलूँगी, सभी से, कि आज के इस दौर में महिला या पुरुष का कोई भेदभाव ना करें और अगर परिवार का कोई भी सदस्य आगे बढ़ता है तो ये सभी के लिए खुशी का विषय है। ममता जी, अगर मैं ये बात करूं कि आपका बचपन कैसा था, उसकी कुछ नटखट यादें जो आपके साथ जुड़ी हो, जो आप बताना चाहें, वो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। एक बड़ी दिलचस्प सी घटना बताना चाहूँगी कि मतलब गाना बजाना तो था ही जुनून में। एक हमारे गाजियाबाद की संस्थाओं की तरफ से एक रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी रामलीला का मंचन किया गया था। तो उस दौरान वहाँ पे अचानक से मैं डांस कर रही थी और डांस करते 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 वहाँ एकदम शोर मचना शुरू हो गया कि रामलीला पंडाल में आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। तो उस समय मात्र 5 या 4-5 साल की रही होंगी। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि वहाँ पे पीछे पर्दे चल रहे थे, लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन मेरा वहाँ पे गाना या डांस करना छूटा ही नहीं। मतलब मैं तब भी कंटिन्यूटी में नाचती ही जा रही थी। और मतलब इसे आप जो भी कह लें कि उसके बाद वहाँ पे एक शख्स आए और उन्होंने मुझे गोदी में उठा के नीचे उतार दिया कि बस रुक जाओ। तो इस तरह की कुछ दिलचस्प घटनाएं थी। और ऐसे ही एक बार घर में भी थोड़ी सी फिर बड़ी हुई, आई वॉज हार्डली 9-10 ईयर्स जैसे होता है, तो उसमें खाना बनाते बनाते में मैं नाचती कूदती रहती थी, गाती रहती थी। तो उस समय भी ये घटना हुई कि मेरे कलछी चलाते चलाते पता चला कि एक कढ़ाई जो थी वो मेरे जलती हुई कढ़ाई मेरे फेस पे आ गिरी। मतलब मैं इतना पागल थी नाचने गाने के पीछे कि मुझे कुछ भी कहीं नहीं पता चलता था। और उसका भी नतीजा हुआ कि फिर 2 महीने मुझे रेस्ट भी करना पड़ा। ममता जी, अब तक के आपके सफ़र के बारे में तो हमने जान लिया, जैसा भी आपने बताया, लेकिन आपके आगे का सफ़र जो आपको पता होगा वो क्या है, हम भी जानना चाहते हैं। आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? जी, नेचुरल सी बात है कि एक कलाकार हूँ और कलाकार क्षेत्र में अपना नाम करना चाहती हूँ कि इसमें और नाम हूँ। और एक साथ साथ मैं टीचर भी हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा एक अपना खुद का भी सपना है कि एक ऐसे दिव्यांग कलाकारों के लिए, महिलाओं के लिए स्कूल बनाया जाए जहाँ पर हम संगीत की शिक्षा को फैलाएं, उनको पीएचडी करने को मिले, एमफिल करने को मिले, उनको यूनिवर्सिटी के माध्यम से टीचर बनाया जाए और उसी के हिसाब से हम उनको रोजगार भी दे सकें। तो ये मेरा बहुत बड़ा सपना है और आई होप कि इसमें सब लोग मेरा साथ भी दे रहे हैं और देंगे भी आगे। और इसी को सोच के मैंने सुर झनकार की नींव रखी, जिसमें कि हम उस चीज़ को, कार्य को कर भी रहे हैं। अभी आने वाली 25 फरवरी को भी शाह ऑडिटोरियम में हम महिला शक्ति पर एक कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि ये सब चीज़ें मिलेंगी, जहाँ पर हम कुछ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाते भी हैं, म्यूज़िक की शिक्षा देते हैं, साथ में उन्हें यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दिलाते हैं। तो यही कोशिश है कि एक स्कूल बने। और रही एक कलाकार के क्षेत्र की बात, तो यही सपना है कि सिंगिंग में, इस फील्ड में एक अच्छी गायिका के रूप में लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जाने और पहचाने दें। ममता जी, बहुत ही खूबसूरत आपका सपना है और मेरी यही दुआ है आपका सपना जल्द से जल्द सच हो। इस वक्त जो आपको देख रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए मेरा पैगाम यही है कि एक अच्छी पेशेंस के साथ सबसे पहले आपका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी माता पिताओं से, बच्चों से यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एजुकेशन दें और एजुकेशन लें, क्योंकि शिक्षित होने के बाद सभी जानते हैं कि ये एक डिसीज़न हम लोग ले लेते हैं, बच्चे भी बड़ी इजीली ले लेते हैं कि भाई हमें क्या करना है, लेकिन उन्हें क्या नहीं करना है, ये जो चीज़ है, इसकी जो परिपक्वता है या जो एक जागरूकता है, वो पढ़ाई के साथ ही मिलती है। तो शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम देखते हैं कि आज के समाज में बच्चों को जिस तरीके से जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बहुत इजी है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा कि हम कार तो दें, लेकिन कार के साथ साथ अगर उनके संस्कार भी अगर आगे बढ़ेंगे तो ये समाज के लिए एक उत्थान होगा, हम लोगों के लिए एक उत्थान होगा कि उन्हीं में से जो शिक्षित वर्ग है वही
देश के लिए, समाज के लिए एक जागरूकता पैदा करता है। और जितने भी माता पिता हैं, इसमें कहीं भी लड़के लड़की का भी भेद ना हो। मैं खुद आपके सामने एक महिला हूँ, और अगर मेरे माता पिता मुझे शायद मुझ पे ये विश्वास नहीं जगाते या मुझ में मेरी कला को नहीं पहचानते, तो शायद मैं आप लोग के बीच नहीं होती। तो बच्चों को उड़ने दें, आज़ादी दें, उनके फैसलों में, उनकी सोच में उनका साथ दें, उनके दोस्त बने। और कहीं ना कहीं जब आप उनके नियर रहेंगे, तो मुझे लगता है कि जब उनके अंदर की भावनाएं वो आपसे बांटेंगे, तो उनके अंदर जो एक डिप्रेशंस होते हैं या कई चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है, वो भी कहीं ना कहीं रुकेंगी। तो मैं सभी पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि वो उनके सपनों में उनको उड़ान दे, उनका हाथ थामे, उनके एक अच्छे दोस्त बने, और जहाँ वो जाना चाहें उसको समझें और उस चीज़ में उन्हें आगे बढ़ाएं। ममता जी, बहुत ही खूबसूरत पैगाम आपने दिया, और वाकई आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी आप चाहती हैं, जल्द से जल्द पूरी हो, और आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। और आपसे बात करके वाकई बहुत मज़ा आया। नहीं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी, और तमाम दूरदर्शन की टीम का, जिन्होंने मेरे लिए मुझे इसका हिस्सा समझा और जाना, और मेरी इन बातों को दर्शकों तक पहुंचाया, और इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करूंगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, और हमारे साथ थी ममता श्रीवास्तव। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी उर्दू। अब दीजिए मुझे इजाज़त। आदाब।